हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अभी तक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उससे रिलेटेड कुछ एक दो एग्जांपल्स बचे हैं और उससे पूरा कंप्लीट करके हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कल मैंने क्लास नहीं की थी जानबूझकर, ठीक है। तो एक्चुअल में इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के आर पर अगर एक काल्पनिक सुरंग बनाई जाए और उस काल्पनिक सुरंग में किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, छोड़ा जाए, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन का स्टडी हम लोग करेंगे और फाइनली हम लोग ये पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके हम लोग दो कंडीशंस लेंगे। एक तो तब जब जो सुरंग हमारी होगी पृथ्वी के आर पार केंद्र से कुछ दूरी पर हो, और दूसरी जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र पर ही हो, ठीक है। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये एक कंप्लीट इमेजिनरी एग्जाम्पल होने जा रहा है। ऐसा कोई कंसेप्ट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि हम पृथ्वी के आर पार कोई सुरंग जैसा या टनल जैसा कुछ बना लें, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो पृथ्वी के नीचे जाने पर मीटर की जो डिस्टेंस कवर करने पर टेम्परेचर काफ़ी हाई इंक्रीज होता जाता है। और इस तरीके से जैसे ही हम पृथ्वी के नीचे जाना चाहेंगे तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है, 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा सुरंगें भी हम लोग नहीं बना पाते, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जो खान होते हैं, माइंस होती है, माइंस में हम लोग क्या करते हैं कि सोने की खान हो गई, हीरे की खान हो गई, तो ये सब की जो गहराई होती है वो 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और इस इमेजिनरी कंसेप्ट को हम लोग थ्योरेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर इस तरीके से होता है, अगर हम कोई सुरंग की फॉर्मेशन करते हैं, टनल की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मोशन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है कि यहाँ पर हमारे पहले से हमने फिगराइज कर दिया है। तो वो जो है पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। और इस पृथ्वी पर हमने ए बी जो हमारे पास इमेजिनरी टनल है, काल्पनिक टनल है, बना रखा है ए बी, ठीक है। तो अब इस टनल ए बी पर हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट आपका यहाँ पे है डी और दूसरा पॉइंट है सी। तो पॉइंट डी पर हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, गोली कुछ भी कंसिडर कर सकते हो आप, ठीक है। स्मॉल एम द्रव्यमान का यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, स्मॉल एम द्रव्यमान का, एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम ये मान लें कि इस बिंदु जो डी है, बिंदु डी की पृथ्वी के केंद्र से दूरी स्मॉल आर है, ठीक है। इस डिस्टेंस को ओ से स्मॉल आर, तो यही स्मॉल आर ना एक पृथ्वी का एक जो गोला है आर डैश त्रिज्या का, ये पूरे उस गोले की बात करेगा। और ये गोला कब हुआ है, जब पृथ्वी के कुछ अंदर आए हैं, पृथ्वी के कुछ भीतर गए हैं डी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्मॉल आर त्रिज्या का जो एक गोला है ना, उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर ना, इस प्रकार से। तो अब दोनों गोले के केंद्र जो है, चाहे पृथ्वी का ऊपरी गोला बात करें या फिर नीचे की ओर जो गोला हम लोग कंसिडर किए, दोनों गोले का जो केंद्र है कोसेंट्रिक है, ठीक है, समकेंद्रिक है। तो अब इस द्रव्यमान m की अगर हम भार की बात करें तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बहुत जरूरी चीज़ है ध्यान देने की कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर डायरेक्टेड होता है ना। अगर आप कैसे हो कि पृथ्वी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर आकर्षित करती है तो ये बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर आकर्षित नहीं करती, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। जैसे हम लोग इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि द्रव्यमान m का जो केंद्र बिंदु D पर है, लेकिन इस पर जो इसका भार एक्ट करेगा किधर की ओर, सेंटर की ओर, ना कि नीचे की ओर, ठीक है, समझिएगा चीजों को। तो अब इस भार mg का जब हम लोग कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, तो दो कंपोनेंट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर कर रखा है ऑलरेडी, तो थीटा एंगल ये हो गया, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो इधर की ओर, दूसरा इधर की ओर। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, mg, ये mg है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, mg cos थीटा और ये वाला mg sin थीटा। ध्यान से देखिएगा, तो mg cos थीटा जो कि टनल में नीचे की डीसी डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, और जबकि जो ऑब्जेक्ट हमारा वो भी टनल से डीसी की डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे सी क्या है, केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र। तो इस प्रकार से जो डीसी होता है ना, यानी कि mg cos थीटा का वह घटक, यानी mg का वह घटक जो mg cos थीटा जो कि डीसी डायरेक्शन में कार्य करता है, तो ये उस ऑब्जेक्ट को आवश्यक प्रत्यानयन बल प्रदान कराता है, जो हमारे लिए आवश्यक कंडीशन है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जो कुछ हम लोगों ने लिखा हुआ है, जो थ्योरी जरूरी है, तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है
कि O पृथ्वी का केंद्र तथा A भी काल्पनिक सुरंग है। तो स्मॉल एंड द्रव्यमान का जो पिंड है गोली हम लोग कंसिडर किए सुरंग में किसी बिंदु D पर स्थित है। ठीक है, तो बिंदु D की गोली के केंद्र से गोली हम लोगों ने स्मॉल r कंसिडर कर रखा है, और जो सुरंग का केंद्र है, सुरंग के केंद्र से दूरी जो है वो कितनी है y, यानी DC की डिस्टेंस y है, उसको भी। तो आगे हम लोगों ने लिखा है कि बिंदु D से होकर जाने वाला जो त्रिज्या का एक वृत्त है ना, माना वृत्त के वृत्त केंद्र r से दूरी पर वृत्त का जो है हम लोगों ने स्मॉल g कंसिडर कर लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम पृथ्वी के भीतर टनल करके जाते हैं या पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो दोनों के सद में जो d g की वैल्यू है उसमें वेरिएशन आता है। तो हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है कि यहाँ पर बिंदु D पर जो त्वरण है वो कितना जाता है, g डैश हो जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, तो प्रत्यानयन बल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गोली पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg डैश cos थीटा। अब ये हम लोग जानते हैं कि प्रत्यानयन बल हमेशा क्या होता है, इस तरीके से नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बताता है कि विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। और वैसे भी ऑब्जेक्ट जो है D से C की ओर आ रहा है। ठीक है, इसके ना प्रत्यानयन बल जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी पोजीशन को रिस्ट्रेन करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो अब कुछ जो कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि D से C पर आने के बाद क्या ये जो ऑब्जेक्ट है C से नीचे की ओर नहीं चला जाएगा या आर पार करके निकल जाए, जिससे आप लोग सोच रहे हैं कि में आगे डाल दिया जाए तो आप पार कर जाओगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि फिर से हम लोग एक शब्द का यूज करेंगे तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो जब ऑब्जेक्ट ये नीचे की ओर जाने लगी यानी केंद्र पर जब ऑब्जेक्ट आया, ये सुरंग का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र नहीं, इस प्रकार से ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, तो केंद्र पर आने पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सेम वही कंसेप्ट हम लोग लिखते हैं जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट फिर से नीचे जाएगा ना, तो फिर से चूंकि जी की वैल्यू घटना स्टार्ट कर देगी ना, और इस तरीके से उसके एक्सेलरेशन में वेरिएशन आने के कारण जब फोर्स वो और डायरेक्टेड हो जाएगा इधर से ऊपर की ओर, तो फिर से क्या ऑब्जेक्ट कभी भी नीचे निकल नहीं पाएगा, जो आप लोग गलत कंसेप्ट पर विचार कर रहे हो। तो इस तरीके से वो टनल में ही अप डाउन यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। तो पहले तो हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि सच में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं। ठीक है, और करेगा तो कैसे, तो चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि इसके क्वेश्चन को होना कंसिडर कर लीजिए ना, हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से जी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका इस क्वेश्चन को पुट कर देना है। तो यदि पृथ्वी का क्या घनत्व, यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो तो ठीक है, हमारे पास जैसे क्या होता है जी डैश इज इक्वल टू ना जी एम ना, या पैटर्न कंसिडर कर लीजिए, पृथ्वी जो आर पृथ्वी इसका होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी एम आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। अब यहाँ से द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व फॉर्मूला रख दीजिए। तो जी डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी और एम द्रव्यमान आयतन गुणित घनत्व। आयतन कितना हो जाएगा पृथ्वी का 4/3 पाई। अब पृथ्वी को हम स्मॉल आर जगह बोला कंसिडर किया, उस केस में स्मॉल आर का क्यूब तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व यानी रो। ठीक है, और पूरे का डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से मान लीजिए, तो आर स्क्वायर से ये पूरा क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बी था। तो जी की वैल्यू यहाँ से जी डैश की वैल्यू गई, तो जी डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना
4/3, ध्यान से देखिएगा, 4/3 पाई बचा है, जी बचा है, यानी जी बचा है, पाई बचा है, तो जी पाई और क्या है, स्मॉल आर है और रो है, स्मॉल आर इंटू रो, इतना। अब इसको उठा कर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुट कर दो, ठीक है। जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, कोई फिर पुटिंग इन इक्वेशन 1 को में यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m इंटू जी डैश, जी डैश की वैल्यू 4/3 कैपिटल जी पाई स्मॉल आर रो इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ से वो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। अगर हम त्रिभुज डी सी ओ की बात करें, इसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, DCO, DCO कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कोण के सामने लंब और ये आधार DO कर्व, तो कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्व, तो आधार DC, तो DC अपान कर्व OD, तो DC की वैल्यू आपको पता है y, OD की वैल्यू स्मॉल r, तो इस तरीके से कॉस थीटा लेकिन y बाई स्मॉल r पुट कर दीजिए। तो f इज इक्वल टू माइनस 4/3, ठीक है, और m कैपिटल G पाई स्मॉल r रो इंटू कॉस थीटा की वैल्यू y बाई r, तो r से r कैंसिल आउट, ठीक है। तो f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 m कैपिटल G पाई और क्या बचा पाई रो इंटू y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 अब उसके बाद f बराबर ये में लगा दीजिए, हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, सिंस f इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू अल्फा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर एक इंटीग्रल सपोर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान देखिए जल्दी से कर दे रहा है, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, टाइम हमको बचा है। तो क्या हो जाएगा, m अल्फा पुट करेंगे तो m इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 m कैपिटल G पाई और रो इंटू y, तो m से m कैंसिल आउट, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 G पाई और रो, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, बचता क्या केवल y, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, हो गया। ये भी प्रूव करना होता है, अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कंसीडर किया, 4/3 कैपिटल G पाई इंटू रो, और ये क्या है, कांस्टेंट, मतलब देखिए। तो जब हम लोग ये प्रूव कर चुके कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएसएन परफॉर्म कर रहा है, तो अब हमें जरूरत होगी उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की, ना। तो इक्वेशन 3 तक हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं, फिर से इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। देखिए तो आवर्तकाल कैपिटल T इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे त्वरण, एक सिंपल सा फॉर्मूला, विस्थापन y त्वरण अल्फा। इट मींस कि इस इक्वेशन 4 से हम y बाई अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ईमानदारी से।
ठीक। तो y बाई अल्फा, तो अल्फा को डिवाइड में जाएंगे, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो y बाई अल्फा ना, तो समीकरण 4 से 4, ठीक है, से y बाई अल्फा का मान रखने पर, ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2 पाई अंडर रूट में y बाई अल्फा की वैल्यू, y बाई अल्फा तो 1 अपान का क्या आएगा, और हम पॉजिटिव लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 1 अपान 4 बाई थर्ड पाई कैपिटल जी और क्या बचा है रो, इतना बचा, ठीक। तो t इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, 2 पाई इंटू अंडर रूट में 3 बाई 4 पाई ना जी और रो, इतना आ गया। अच्छा स्मॉल जी की बात हम लोग ने किया ना, तो ये हो गया आपका टी की वैल्यू 1/3 पाई पाई इंटू कैपिटल सी रो। चलिए अब हमारे पास क्या होता है, ये आप इसको मत लीजिए कि ऊपर वाले कंसिडर कीजिए, ऊपर वाले से ही आपका काम हो जाएगा। तो अब अगर हम पृथ्वी के तल पर बात करें तो एट अर्थ से सरफेस ना, तो पृथ्वी के तल पर मोटे पर स्मॉल जी कैपिटल त्रिज्या कैपिटल आर ई, तो पृथ्वी के तल पर जब हम बात करते हैं तो कैपिटल जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, तो कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ 4 बाई थर्ड पाई ना आर ई का क्यूब इंटू मान बराबर आयतन गुणित घनत्व रो इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर ई। ध्यान से देखिएगा जी एम इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर होता है, तो जी आर ई का स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास, तो आपके पास बचा 4 बाई थर्ड, ध्यान से देखिएगा ना, कैपिटल जी पाई इंटू रो इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आर ई इधर जी, तो स्मॉल जी बाई कैपिटल आर ई। इसका क्या मतलब, इसका मतलब 1/4 बाई थर्ड पाई कैपिटल जी इंटू रो की जगह पे ना हम लोग जी अपन आर ई पुट कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसे लिख दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 5, पुटिंग इन इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, नहीं आएगी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान इसकी जगह पे जी अपान आर, तो जी अपान आर ई इज इक्वल टू अंडर रूट में आर ई अपान जी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू नोट कितना आ गया आपके पास, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में जी अपान आर ई, बाद में आर ई अपान जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला नोट डाउन। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट यानी कि जो है हमारे पास दूसरा, तो ये है कि जब सुरंग पृथ्वी के आर पार और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हो, तो बोला तो अलग ही बना हुआ है, यहाँ पर फिर से बना दीजिए आप लोग वही पुराना स्फीयर, ठीक है। और क्या करना है, इसे डॉटेड रखना, और आपके बार आपके पास जो टनल होगा वो कहाँ से पास करेगा, पृथ्वी के केंद्र से। टनल जो है वो सेंटर से पास करना होगा, यहाँ से
ये हो गया सेंटर और डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्मॉल m द्रव्यमान का अगर ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल m द्रव्यमान का, और इस गोले का जो भार है, सॉरी गोले का द्रव्यमान जो है उसे हम लोग कैपिटल M कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बिंदु D कंसिडर कर लीजिए आप लोग, बिंदु D। तो बिंदु D पर रखे स्मॉल द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला हम लोग क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब देखेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m, तो स्मॉल m ही जाएगा, कैपिटल M ना, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। तो 4/3 पाई ना स्मॉल r का क्यूब, आयतन हो गया, घनत्व रो ना, डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो स्मॉल r से स्मॉल r का क्यूब जो है कैंसिल। माइनस से क्या होता है, माइनस से यहाँ पर बता रहा है कि जो बल है वो कैसा है, आकर्षण का है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का ही होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 कैपिटल G स्मॉल m पाई स्मॉल r इंटू रो ना। इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लीजिए, इसे कंसिडर कर लीजिए। तो अब फिर से वही, तो सिंस F इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू अल्फा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो m इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैप 4/3 कैपिटल G स्मॉल m पाई r इंटू रो। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट। तो अल्फा इज इक्वल टू नहीं आएगा इधर, तो ऊपर कर देते हैं हम लोग, इरेज कर लीजिए, आप लोग लीजिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 कैपिटल G पाई ना स्मॉल r इंटू रो। चलिए, तो यहाँ से बाकी सब लोग कांस्टेंट कर ले, कांस्टेंट। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस में 4/3 कैपिटल G पाई, और रो हम लोग कांस्टेंट कंसिडर कर ले रहे हैं, बचेगा क्या, स्मॉल r, यानी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस r। हो गया प्रूफ कि ऑब्जेक्ट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए, फिगर का काम नहीं है, इतना ही काम रहता है इसका। तो आवर्तकाल सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है, डोंट वरी। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे त्वरण, यानी r बाई अल्फा, यहाँ पे r विस्थापन कंसिडर किया, r बाई अल्फा की वहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 1/4/3 कैपिटल G ना पाई, और क्या बस रो ना। इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, एट अर्थ से सरफेस, जो हम पृथ्वी पर एट अर्थ से सरफेस, फिर से वही कंसेप्ट ना, अर्थ से सरफेस क्या था हमारे पास, कैपिटल G m e इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू r e का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो कैपिटल G इंटू 4/3 पाई स्मॉल ना कैपिटल R e, तो कैपिटल R e का क्यूब इंटू रो, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल g कैपिटल R e का स्क्वायर, से ही पूरा कैंसिल आउट हो गया। और कैपिटल G इंटू 4/3 पाई रो की जो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई,
स्मॉल जी बाई कैपिटल आर ई ना, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन कर दिए 2, ठीक है। तो आपके पास आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में इसकी जगह पे जी अपन आर ई, तो 1 अपन जी बाई आर ई ऊपर चला जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर ई अपान जी, ठीक। तो अब यहाँ से सेशन के एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ से चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू।